मुझे लगता है कि अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो देखिए ना, वहाँ पे G20 समिट हो रही है अगले हफ्ते, इस हफ्ते के आखिर में। उसके बाद फिर वहाँ वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। हम्म। तो इस साल मुझे नहीं लगता, लेकिन वी शुड बी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड हम्म। कि फरवरी के महीने में अगले साल कोई ना कोई इस किस्म का वाकया हो, जिस तरह पुलवामा का हुआ, फिर बालाकोट का ड्रामा रचाया गया। तो उस किस्म का डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि बीजेपी को अब चैलेंज तो है, क्योंकि जी। तमाम अपोजिशन पार्टीज इंडिया के नाम से यकजा हो गई हैं। हम्म। और एक काफ़ी कर्नाटक में काफ़ी टफ टाइम मिला है। और अभी जब देखते हैं कि राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जितनी भी ये 5 स्टेट्स में इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ क्या होता है, तो एक अपोजिशन जब इकट्ठी हो जाएगी तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि इस किस्म का कोई काम करे, और ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल में। और अभी अभी भी आप देखिए जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में सिचुएशन को हवा देने की भारत ने कोशिश की, और किए बड़े अरसे बिल्कुल। से भारत इन मामलात में इन्वेस्ट तो कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमें तैयार रहना चाहिए, और किसी भी भारत की इस मजलूम कोई भी ऐसा काम हो तो उसका भरपूर जवाब देने के लिए हमें रहना चाहिए। जिस हमने बालाकोट की बात किया, हाँ और वो बड़ी हमारी कामयाबी थी, मैं बिल्कुल। अभी समझता आप हूँ। फरवरी का कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में यही आया कि पिछला फरवरी अगर उनको भूल गया है तो शायद वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यही बात है कि सिचुएशन एस्केलेट अनफॉर्चुनेटली हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। सर, G20 की आपने बात की, आखिर में जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि डू यू सी इट एज अ डिप्लोमेटिक स्नब? भारत का कोई फेलियर आप इसको देखते हैं? अब खबरें तो यही है कि चीनी सदर जो है वो नहीं शिरकत करेंगे। सो हाउ डू यू लुक एट दिस? वो होस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक मेजर प्लेयर है चाइना, और अगर उनकी शिरकत नहीं होती तो फिर उस सूरत में क्या सिनेरियो है? हाँ जी, चीन के सदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन चीन के वजीर आजम जरूर जाएंगे। तो उन्होंने चीन ने जो अपनी पार्टिसिपेशन है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। तो हम्म। एक लिहाज से स्नब तो है भारत को, हम्म। क्योंकि भारत दोनों तरफ खेलना चाहता है, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही। बल्कि यहाँ तक भी जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई 2 हफ्ते पहले, उसने भी भारत की रिक्वेस्ट पे गो के प्रेसिडेंट शी ने एक पुल असाइड मीटिंग की, एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हुई, हाँ, लेकिन बाकायदा कोई नहीं हुए। हाँ। मीटिंग हो सकी। तो इस वजह से भारत, और फिर ये एक मैसेज G20 को भी है, क्योंकि चाइना और अमेरिका के दरमियान भी ताल्लुकात में थोड़ी कशीदगी है, बल्कि काफ़ी कशीदगी है। हाँ। तो उस हिसाब से चाइना अपने आप को अब रीपोजिशन कर रहा है, और फिर रशिया के प्रेसिडेंट भी नहीं जा रहे। चले, उनका ना आना तो समझ में आता है, वो कुछ और वजूहात हैं, क्योंकि वो ब्रिक्स की समिट में भी नहीं गए थे। हम्म। लेकिन अब तो ये भी शायद सुनने में आ रहा है कि सदर बाइडन भी शायद ना जा सकें बिकॉज ऑफ कोविड। उनकी अहलिया को, फर्स्ट लेडी को कोविड पॉजिटिव हुआ है, तो शायद वो भी ना आए। तो एक लिहाज से अगर ये 3 बड़े सरबराहान मुमलिकत नहीं आते, हम्म। तो ऑब्वियसली G20 का जो हवा है, एक लिहाज से भारत ने उस पर कोशिश की बिल्ड करने की, शायद वो। और फिर जो जॉइंट कम्युनिके है या दिल्ली डिक्लेरेशन G20 का, वो भी खतरे में है, क्योंकि रूस और चीन ने बहुत सी ऐसे 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 इश्यूज हैं जिन पे ये कह दिया कि हम जो ट्रेडिशनल पोजीशन लेने के हक में नहीं है। खासतौर पर यूक्रेन में बहुत बड़े मसाइल हैं। तो अब देखना यही है कि किस ठीक। तरह मामला आगे चलते हैं, और फिर जो G20 को कंडक्ट किस तरह किया जाता है, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। कि जहाँ तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात है, तो ये आज कोई नई बात नहीं है। काफ़ी अरसे से हमारे ताल्लुकात में खिंचाव सा तो है। हम्म। लेकिन हमारी ये तवक्को थी कि जब तालिबान अगर हुकूमत में आते हैं या कोई और भी ब्रॉड बेस सेटअप बनता है, तो उससे कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम्म। क्योंकि हामिद कारजाई के ज़माने में और शरगरी के ज़माने में भारत को बहुत स्पेस वहाँ मिली। यहाँ तक कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी उनकी डायरेक्टरेट थी, जी। नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट, वहाँ भारत की रॉ ने बहुत इन्वेस्ट किया, और काफ़ी हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। आप TTP से लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उठा लीजिए, हम्म। उनके जो फुट सोल्जर्स हैं, मास्टर माइंड हैं, वो सारी जो फंडिंग है वो सारी भारत से आती रही है। तो हमारा ख्याल तो यही था और उम्मीद यही थी कि अगर बिलफर्ज महाल तालिबान आ जाते हैं तो हमारे लिए कुछ बेहतरी होगी। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर हुई है। ये अलग बात है कि कुछ शायद दोनों तरफ अतराफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। तालिबान का ये ख्याल था कि जब वो आएंगे तो पाकिस्तान उनको फौरी तौर पे तस्लीम कर लेंगे। हमारे लिए शायद मुमकिन नहीं था, हम हाँ। अकेले इस दफ़ा खड़ा नहीं होना चाहते थे। 1996 में जब तालिबान आए थे तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और UAE के साथ मिलकर अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को उस वक्त तस्लीम कर लिया था। हम्म। लेकिन इस वक्त ज़रा हमारे लिए हालात मुश्किल थे। फिर वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी मामला था,
तो हमारे लिए अकेला तालिबान को तस्लीम करना मुश्किल था, और यही मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह बनी फिर, क्योंकि टीटीपी ने जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं उनकी इमारत को भी तस्लीम कर लिया। तो एक लिहाज से टीटीपी के ख़िलाफ़ तालिबान का थोड़ा सा जो रवैया रहा वो हमारे पर्सपेक्टिव से एक लिहाज से उनको इनकरेज करता रहा कि वो पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते रहें। तो हमारे लिए, मैं आपको इंटरप्ट करूं, इसी पर्सपेक्टिव में फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हालात बेहतर हुए भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं, ये जो सिचुएशन एग्रीवेट होती है, वो इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, एक बात। दूसरा, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की एक स्पेशल कमेटी की एक रिपोर्ट थी जिसने ये कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत चार्ज संभालने के बाद पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स के अंदर, इफ आई एम नॉट कोटिंग द फिगर रॉन्ग, तो शायद 52% का इंक्रीज हुआ है। सो दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो मतलब ये कि इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो है। जब वहां पे गवर्नमेंट आई तो हालात यहाँ पे बेहतर नहीं हुए, हमारे लिए तो चैलेंजेस बढ़ गए सर। देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है ना, ये भी याद रखना चाहिए कि तमाम दहशतगर्दी के जो वाक़यात पाकिस्तान में हैं होते हैं वो टीटीपी नहीं करवाती। उसमें और भी बहुत सी दहशतगर्दी तंजीमें हैं। मिसाल के तौर पर IS के जो खुरासान वाली है वो बहुत एक्टिव हुए हैं, और उनका आप जानते हैं कि तालिबान के साथ बहुत एक मसला है। तालिबान उनको वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आए, फिर टीटीपी ने उससे फ़ायदा भी उठाया। कुछ टीटीपी के अंदर भी इख्तलाफात हैं, तो टीटीपी के कुछ लोगों ने ISS को ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़ा गंभीर सा मसला हमारे लिए अब हो गया है। मेरा अपना एहसास ये है कि इस मामले को पब्लिक डोमेन में हल करने की बजाय हमें एक सीरियस डिप्लोमेसी की ज़रूरत है वीज़ावी काबुल। और जब तक हम ये बिहाइंड द सीन्स एफर्ट नहीं करेंगे एफर्ट्स, और पब्लिकली हम थ्रेट करेंगे या इस किस्म की धमके आमेज लहजे में बात करेंगे, तो शायद वो कॉन्डिसेंडिंग लगता है अफगान्स को, खास तौर पे तालिबान को, जिनकी एक जद्दोजहद है पिछले कई 20 सालों से। तो मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत है, रादर के पब्लिकली हम डिप्लोमेसी कंडक्ट। बिल्कुल ठीक है, टीटीपी इज नॉट द ओनली फैक्टर एंड आई एग्री विद दैट, बट इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, या जो मेजर हमारे यहाँ पे कोई मसला होता है शायद हमें वहीं से उसका सामना करना पड़ता है। रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कुछ सख्त ही स्टेटमेंट दी थी जब उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान सरजमीन को के इस्तेमाल को रोका जाए हमारे खिलाफ, हम इसको मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो आई एम श्योर कि किसी किस्म का ऐसा पैटर्न देखने में आया है कि ये स्टेटमेंट देने की नौबत जो है वो बात यहाँ तक पहुंची। टीटीपी के साथ सर डील करने का क्या तरीका है? बेशुमार अमन मुआहिदे उनके साथ आप सब जानते हैं पिछले 2 सालों के अंदर भी किए गए, उनको बार बार वायलेट किया गया। हाउ आर वी सपोज टू डील विद देम? मेरा ज़ाती ख्याल तो यही है कि दहशतगर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते अनलेस के वो सरेंडर करें, फुली कैपिचुलेट करें और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक काम करें। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो भी हमने माजी में भी जो टीटीपी के साथ नेगोशिएशंस करने की कोशिश की, मुज़ाकरात करने की कोशिश की, वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी। हमें इसको ज़रा तालिबान के साथ जो काबुल के हैं उनके साथ मिलकर टैक्टफुली, क्योंकि देखिए वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को अपना अमीर मानते हैं, और थोड़ा बहुत हमें इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए रादर देन कि हम एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। वो शायद इस वक्त के हालात में मुनासिब नहीं है। हमारे अंदर ही बहुत कमज़ोरियाँ हैं, आप जानती हैं, जिसने आपने बिल्कुल बजा फरमाया, पाकिस्तान बहुत फ्रंट पे लड़ रहा है। हमारी इकॉनमी की सूरत हाल, फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल, तो एक फैक्टर नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा एस्ट्यूट तरीके से, बहुत निम्बलनेस के साथ मामलात को तय करना है, रादर देन कि हम ये कहना शुरू कर दें कि ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट एक ही जैसे हैं। एक ही जैसे नहीं है, इनमें बहुत फ़र्क है। भारत तो हमारा असली दुश्मन है, उससे तो हम कोई खैर की तवक्को नहीं रख सकते। लेकिन वेस्टर्न, जहाँ तक अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे अभी भी एक गुडविल पाकिस्तान के लिए मौजूद है। तो हमें उस गुडविल को वेस्ट नहीं करना चाहिए या भारत के साथ तकाबुल नहीं करना चाहिए। इसी किस्म की गलतियां जो हम पब्लिक में डोमेन में करते हैं तो फिर हमारे लिए मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, एक इशू ये अफगानिस्तान पे बात करके भारत की तरफ जाते हैं, ये जो ड्यूरेंट लाइन वाला मामला है, अफगानिस्तान का भी इसरार कि ये तो एक लाइन है, हमारा ये कहना कि इंटरनेशनल हर कानून के तहत ये एक बॉर्डर है, ये भी एक तनाज़ा है। और मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द प्रॉब्ली, आपको नहीं लगता कि जो एक सार पॉइंट अगर हम कहें जो मेजर एक इशू है, वन ऑफ ये भी उन मामलात में से एक है जो फिगर आउट करता है इसको कैसे, इस मसले के ऊपर भी जैसे आप कह रहे हैं कि हमें डिप्लोमेसी करने की जरूरत है, इस मसले को कैसे टेकअप किया जाए? देखिए, ये मसला तो हल नहीं होने वाला, ये पिछले 75 सालों से चल रहा है, तो अभी ये तवक्को हम नहीं रख सकते कि ये मसला हल हो जाएगा। तो इसको बैक बर्नर पे डाल देना चाहिए। कोई अफगानिस्तान की हुकूमत भी, कोई तालिबान की हुकूमत भी तो आपसे ये नहीं कहती कि जी आप इसको ड्यूरेंट लाइन ही कहें या उन्होंने कोई, तो इसलिए इस मसले पे कोई बात करनी ही नहीं चाहिए हमें।
पूरी दुनिया इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानती है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमने अपनी फेंसिंग भी कर रखी है, जो हम काम करना चाहते हैं हम करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये ड्यूरेंट लाइन या इंटरनेशनल बॉर्डर का कोई इशू है पाकिस्तान या काबुल के दरमियान। ये और इशूज़ हैं जिन पर हमें अपनी तवज्जो रखनी है, रादर दिन कि हम उस इशू पे अपना वक्त ज़ाय करें जो कि मेरी नज़र में फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, क्योंकि तालिबान ने इस किस्म कोई बात हमारे साथ साथ नहीं की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, भारत के हवाले से बात करें, चांद पर पहुंच गए सर वो, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए उनको फिर भी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव क्यों रिक्वायर्ड होता है? थोड़ा सा इस पर पहले आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद जो कुछ एक दो वहाँ की इस वक्त की सूरत हाल के सवाल आते हैं उनकी तरफ भी जाते हैं। नहीं, वो बड़ा क्लियर है, उनको ज़रूरत, क्योंकि उनकी अपनी एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान अभी भी उनके लिए बड़ा रेलिवेंट है उनकी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए। और ख़ास तौर पे बीजेपी ने तो इस पर महारत हासिल कर ली है कि किस तरह एंटी पाकिस्तान रेटरिक को बढ़ाया जाए इलेक्शंस के करीब, और किस तरह एंटी कश्मीर जो मामलात हैं उनको बढ़ाया जाए, ताकि जो काउ बेल्ट है, उनकी हिंदी बेल्ट है ख़ास तौर पे नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ से जो हिंदू वोट है वो उनको मिल जाए। और उनको 37 से 40% वोट चाहिए होता है, टोटल जो कास्ट होता है वोट। और हमने 2014 में भी यही सिनेरियो देखा, फिर 2019 में भी हमने यही देखा कि किस तरह भारत ने जो कुछ किया, और उससे एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। फिर एडिशनली मैं समझता हूँ कि बीजेपी RSS का एक ख़ास वर्ल्ड व्यू है वीज़ा-वी पाकिस्तान या ये भारत अखंड के हवाले से, तो वो भी बीच में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जिसने आपने कहा ना कि डायनामिक्स बहुत बदल गए हैं या वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब, तो अब इन तमाम चीज़ों को सामने रखना, एक होलिस्टिक पिक्चर सामने रखकर अपनी पॉलिसी को कंडक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे लिए इसलिए ये बात शायद थोड़ी सी अनबिलीवेबल होती है या अनथिंकेबल होती है कि हमारे लिए भारत इलेक्टोरल मसला नहीं है।